नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA ने शनिवार को एयर इंडिया के 3 ऑफिसरों को हटाने का आदेश दिया है। ये डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। DGCA ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और स्टीयरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया है। उधर एयर इंडिया ने कहा कि DGCA के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर अगले आदेश तक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की सीधा निगरानी करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक आदेश 30 जून को दिया गया था, जो आज सामने आया। यह फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI7171 उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गई थी, जिससे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। अब बता दें कि तीनों अफसरों पर कुल 3 आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला आरोप है नियमों के खिलाफ जाकर क्रू पेयरिंग करना। दूसरा है अनिवार्य उड़ान अनुभव और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन करना, और तीसरा है शेड्यूल प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना। आपको बता दें कि इसी के साथ DGCA ने कुछ और भी निर्देश दिए हैं, जिसमें एयर इंडिया इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रेस्टोरिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से तत्काल हटाएगा। इन अधिकारियों से खिलाफ इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत शुरू करेगा। 10 दिन में DGCA को रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके बाद जो DGCA ने निर्देश दिया है, उसमें एक और निर्देश शामिल है, जिसके अंतर्गत इन अधिकारियों को जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नॉन ऑपरेशनल पदों पर ट्रांसफर किया जाएगा और इन्हें किसी भी फ्लाइट सेफ्टी या क्रू ऑपरेशनल से जुड़ी पोस्ट पर काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट समय से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या फिर ऑपरेट परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है। यूपी के बागपत में चलती ट्रेन में सीट के विवाद में एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत आ रहा था। फखरपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। इसके बाद 15 से 20 लोगों ने मिलकर उसे लात, घूंसों और बेल्ट से पीटा। बागपत से 10 किलोमीटर पहले ही खेड़खा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतरकर भागने लगे। ट्रेन में सवार युवक के एक साथी ने GRP और परिवार को सूचना दी। दीपक को ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपक दिल्ली में नौकरी करता था और हर शुक्रवार को दिल्ली से बागपत अपने घर आता था। घटना शुक्रवार की है, लेकिन इसका वीडियो शनिवार को सामने आया। 2 दिन पहले झांसी में वंदे भारत एक्सप्रेस में भी मारपीट हुई थी। बागपत के हेखड़ा कस्बे के मोहल्ला अहिरान निवासी ऋषि यादव का बेटा दीपक दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। शुक्रवार देर रात ड्यूटी के बाद दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहा था। फखरापुर स्टेशन के पास दीपक का सीट पर बैठने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया। इसके बाद 15 से 20 लोगों ने उस पर लात, घूंसों और बेल्टों से हमला कर दिया। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। आरोपियों ने फखरपुर के खेखड़ा स्टेशन तक यानी करीब 10 किलोमीटर तक दीपक को लगातार पीटते रहे। ट्रेन में मौजूद एक यात्री दीपक को पहचानता था। उसने दीपक के घर वालों को फोन करके सूचना दी। दीपक परिवार का इकलौता लड़का था। 12 साल पहले दीपक की सावित्री से शादी हुई थी। दीपक के 2 बच्चे हैं, 12 साल की बेटी आयुषी और 2.5 साल का बेटा अविरल। अब एक बहन भी है, उसकी शादी हो गई है। दीपक करीब 15 साल से दिल्ली के भागीरथ पैलेस में झूमर के शोरूम में काम करता था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका तभी तक अन्य देशों का दोस्त है जब तक उसका फायदा हो रहा है। वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस पर मीडिया ने उमर से सवाल किया तो उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पत्नी के मालिक हैं, हम उन्हें नहीं बता सकते कि वे किस लिए लंच पर उन्हें बुलाए और किसे नहीं। उमर ने कहा कि अलग बात है कि हम सोचते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे यानी भारत के बहुत खास दोस्त हैं और वे हमारी दोस्ती का ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका वही करता है जिससे उसे फायदा हो रहा हो। उन्हें किसी भी अन्य देश की परवाह नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध पर उमर ने कहा कि यह बंद होना चाहिए और बातचीत के जरिए इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बमबारी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। जब अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास परमाणु बम है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ईरान बम बना सकता है, लेकिन इजराइल ने कुछ महीने के अंदर ही ईरान पर हमला कर दिया। ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा कि हम उन्हें रातों रात वापस नहीं ला सकते, एयरपोर्ट और बंदरगाह बंद हैं। हम पहले उन्हें सड़क के रास्ते उन शहरों में ला रहे हैं जहां बमबारी नहीं हुई है, फिर उन्हें आर्मीनिया के रास्ते वापस लाया जा रहा है। एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तो आप बेसिकली डिटेक्टिव हो। डिटेक्टिव का काम करते हो कि भैया कौन बदमाशी कर रही है, सामने ही खड़ा है, बड़ी बदमाश नहीं है, वो कोई और है। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी इसको भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी हमें भारतीय परचेज करने पड़ रहे हैं। चाइना इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक। देयर इज नो अदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन इंडिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को 2 युवाओं शिवम और सैफ से मुलाकात की। इसका वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया स्कीम पर सवाल उठाया। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेक इन इंडिया स्कीम से देश में प्रोडक्शन बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 2014 से देश में मैन्युफैक्चरिंग 14% घट गई है और चीन से इम्पोर्ट 2 गुना हो गया है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने समाधान नहीं नारे लगाने के लिए कला में महारत हासिल की है। सच्चाई यह है कि हम असेंबल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। इससे चीन को फायदा होता है, भारत को नहीं। राहुल ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिपेयर करने वाले 2 युवाओं से नई दिल्ली के नेहरू पैलेस में मुलाकात की और उसका वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में राहुल दोनों से उनके काम के बारे में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। राहुल ने उनसे पूछा कि मोबाइल में लगने वाले कितने पोर्ट भारत में बनते हैं और कितने चीन से आते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सारा सामान चाइनीज है। अपनी पोस्ट में राहुल ने देश के इकोनॉमिक मॉडल की आलोचना करते हुए लिखा कि ये मोदी के पास कोई नया आइडिया नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यहाँ तक कि PLI स्कीम को भी अब चुपचाप वापस ले लिया गया है। भारत को बदलाव की जरूरत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा भारत महान है, महान है, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार को देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर के छात्र हैं। इसके अलावा कुछ यात्री दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 517 भारतीय नेशनल स्वदेश लौट चुके हैं। शुक्रवार देर रात 2 बजे में 407 भारतीय लौटे हैं। देर रात 10:30 बजे के करीब विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 517 भारतीय नेशनल स्वदेश लौट चुके हैं। शुक्रवार देर रात 2 बजे में 407 भारतीय लौटे। देर रात 10:30 बजे फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्रों समेत 290 और देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे। इससे पहले 19 जून को 110 छात्र आर्मीनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंच चुके हैं। एक और फ्लाइट शनिवार शाम तक भारत आ सकती है। ईरान से दिल्ली पहुंचने वाले इन छात्र यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान कुछ लोगों को भावुक होते हुए भी दिखे।
उनकी आंखों में आंसू थे तो कुछ जमीन पर माथा टेककर शुक्रिया अदा कर रहे थे। तेहरान के इमाम खोमैनी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर महान एयर के इस विमान ने भारतीय समयानुसार शुक्रवार शाम 6:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। यह विमान देर रात 11:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ईरान से भारत पहुंची एलिया बतूल ने कहा कि मेरा परिवार बहुत परेशान था, यहाँ आकर हमें सुकून मिला। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वहाँ कोई भी समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारे दूतावास ने हमारा बहुत साथ दिया। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग सभी का है और सभी के लिए है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy. हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। जबलपुर पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट छापने की साजिश रच रहे गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। गिरोह पूरे मध्य प्रदेश में जाली नोट छापने की तैयारी में था, जिसमें उन्हें भारी कमीशन के बदले नकली नोट असली नोटों में बदलने का नेटवर्क खड़ा करना था। दरअसल हनुमान ताल पुलिस ने सोमवार यानी कि 16 जून को मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले रवि दाहिया को मदार टेकरी के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2,94,000 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। आपको बता दें कि पूछताछ में रवि ने बताया कि ये नोट उसे आधारताल निवासी ऋतुराज विश्वकर्मा से मिले थे। रवि की हर 1 लाख नकली नोटों के बदले 30,000 रुपए की असली नोट देने की डील हुई थी। जांच में खुलासा हुआ कि ऋतुराज पिछले 1 महीने से नकली नोट छापने और खपाने का काम कर रहा था। पूछताछ में ये भी पता चला कि ऋतुराज 3 लाख असली नोट के बदले 12 लाख नकली नोट देता था। टेक दिग्गज एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का प्लान बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच यह डील $14 बिलियन यानी कि लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए में हो सकती है। अगर ये डील हुई तो ये एप्पल की अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी। इससे पहले एप्पल ने 2014 में $3 बिलियन यानी कि करीब 25,974 करोड़ रुपए में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बीट्स को खरीदा था।
अब आपको बता दें कि परप्लेक्सिटी क्या है। तो परप्लेक्सिटी एक AI बेस्ड सर्च इंजन है जो रियल टाइम में सवालों के जवाब देता है और बातचीत की तरह काम करता है। ये स्टार्टअप AI की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहा है। अभी ये डील शुरुआती दौर में है। एप्पल के मर्जर एंड एक्विजिशन यानी कि M&A हेड एड्रियन पेरिका, सर्विसेज चीफ ADQ और AI टीम के बड़े लोग परप्लेक्सिटी के साथ कई बार मीटिंग कर चुके हैं। हालांकि अभी इस डील को लेकर दोनों कंपनी की ओर से कोई भी जानकारी नहीं आई है। अब आपको बता दें कि अब ये जो एप्पल कंपनी है वो परप्लेक्सिटी को क्यों खरीदना चाहती है। एप्पल AI की रेस में थोड़ा पीछे चल रही है। OpenAI, गूगल और एंथ्रोपिक जैसे प्लेयर्स के पास पहले से ही दमदार जनरेटिव AI प्रोडक्ट है, लेकिन एप्पल के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं। परप्लेक्सिटी को खरीदकर एप्पल को न सिर्फ एक रेडीमेड AI सर्च प्लेटफॉर्म मिलेगा बल्कि एक मजबूत AI टैलेंट की टीम भी जो एप्पल को AI प्लान्स को रफ्तार देने में मदद करेगी। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीति पहल और मध्यस्थता के एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की जा सकती है। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इससे 2 साल पहले यानी न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टली गई है। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इससे दोनों न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता को पेशकश को भी सराहा और कहा कि जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकती है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं कितने भी रोक लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल पीस नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें भारत पाकिस्तान के टालने, रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल जैसे विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें नोबेल पीस का प्राइज नहीं मिलेगा। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।